हाँ तो भाई देखो आप इसका वाईसीटी का दूसरा पेपर, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये हो जाएगी कोशिका। कोशिका मूलभूत इकाई है, यानी आपका उत्तर होगा नंबर 1, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्न में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? गाल्जी का है। गाल्जी का है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई व्यापारी होता है, उसके पास प्रोटीन पाउडर, लिपिड, परिवहन, संशोधन, पैकेजिंग सारा सामान लेके जाना होता है। तो उसके बाद दो रास्ते होते हैं, या तो ऑटो रिक्शा कर ले, तो ऑटो रिक्शा वाला तो पैसे मांगता है, तो उसने क्या तरीका निकाला, जो कालची गाय थी ना इसकी, इसके ऊपर पैकेजिंग वैकेजिंग, प्रोटीन, लिपिड सब के सब रख करके ले गया। किस पे ले गया वो? गाल्जी गाय पे। गाल्जी गाय पे परिवहन करेगा। हाँ, मतलब परिवहन कालची गाय पे ले जाते हैं। कालची गाय लोग क्यों पालते हैं? इसीलिए पालते हैं, ये दूध भी देगी, है ना, और स्राव भी करेगी, स्राव का ही तो काम है इसका, और बॉडी बना लेती है। हाँ, बॉडी, कालची बॉडी बोलते हैं इसको, बॉडी बना ली, और बॉडी बनाने के कारण से फिर परिवहन के अंदर भी वो काम में आ जाएगी। सारा सामान उसके ऊपर कालची गाय पे रख के और ले जाएंगे इस तरीके से। काम में लो, इसकी बॉडी बढ़िया है गाल्जी गाय की। दौड़ची गाय की तो नहीं होती इतनी बढ़िया, लेकिन कालची गाय की बॉडी जोरदार रहती है, तो इस तरीके से उसमें परिवहन के काम में भी ले सकते कालची गाय को। कालची गाय या फिर गाल्जी बॉडी बोलते हैं इनको, कालची बॉडी को, क्योंकि जिम करती है कालची गाय। तो निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं। ये भी कालची गाय के अंदर से निकलती है, आत्महत्या की थैली, क्योंकि थैलियां खा जाती है गाय, तो फिर निकल जाती है बाद में। निम्न में से कोशिकाओं में किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाई के अंदर सोसोम मर, इस तरीके से। कौन है? डी डुबे ने खोज करी थी इसकी, डी डुबे ने, है ना। तो वो ये डी डुबे वही था, बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, तो वो वाला था, तो डूबा उसने। तो लोगों ने बोला रे डूबा, बोले डूबा क्यों? क्योंकि आत्महत्या की कोशिश करा, आत्महत्या की थैली की कोशिश करा, तो डूबेगा ही मरेगा। या तो भाई लाई में सो के मरो, हाँ, या डी डूब के मरो, तो आत्महत्या ही होती है। हाँ, तो आत्महत्या के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ये होगी, पावर हाउस होगी, कोशिका शक्तिकरण बोलते हैं। उसके बाद में देखो आप आगे, राइबोसोम बनाते हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने इसका शब्द दिया, पुरकिंजे ने। उसके बाद में देखो, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाकर कोशिका की साफ करने में मदद करती है, तो लाइसोसोम, है ना, और क्लांत भी कर देती है, साफ भी कर देती है कोशिका भी। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायता करता है, साथ ही कोशिका को क्लांत भी खत्म करता है? लाइसोसोम। और अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती है? ये तो शेयर होता है ना, जो अपशिष्ट वगैरह उनको कर देता है। नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निराविश करता है औषधियों को और उनको, मतलब दवाइयों को और जहरीले पदार्थों को। कालची गाय का क्या काम होता है? एक तो परिवहन वाला वो करती है, पैकेजिंग परिवहन इसमें भी काम में आती है, और स्राव का काम होता है। और जो लाइसोसोम बनती है ना आत्महत्या की थैली, वो इसी से निकलती है। ये पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो छोटी रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती, बड़ी पाई जाती है। पादपों में तो बड़ी पाई जाएगी, बड़ी कोशिका, बड़ी रिक्तिका। और उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कोशिका के अंदर ही पैक होते हैं, तो इसलिए वो रिक्तिकाओं में होते हैं, तो इसलिए बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो असत्य कथन यही है, असत्य ही पूछ रहा है, वो असत्य यही है। भाई ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे जंतु तो छोटे होते, जैसे अपने आकार देखो, अपन जंतु में आ गए, और पेड़ पर कितने बड़े बड़े होते हैं, तो कोशिका बड़ी आएगी, बड़ी आएगी। हाँ, और पादप कोशिका तो मतलब वो इस तरीके से कोशिका फूल भी जाती है ना, पादने के कारण से। पादप कोशिका सामान्य जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, तो ये बात सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाई जाती, जंतु में नहीं पाई जाती वाकई में। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो ये तो सारी सत्य है, ऊपर वाली असत्य, जो असत्य कोई पूछ रही है। निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ आंत्र में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से तुरंत वापस रक्त में ले जाता है? तो लसिका। हाँ, तो लसिका जो होती है वो अतिरिक्त द्रव को और अवशोषित वसा को ग्रहण कर लेता है। अंदर जो वसा इकट्ठी हो जाती है ना शरीर में, उसको लस्सी पीते हैं ना, लस्सी। डॉक्टर भी कहता है भाई पेट में गड़बड़ हो रही तो लस्सी पीना पड़ेगा, तो लस्सी जो ना अतिरिक्त द्रव को ले जो के सेट कर देती है, तो लस्सी पियेंगे तो
आंत्र में अवशोषित वसा को ग्रहण कर लेगी वो, और अतिरिक्त द्रव को ले जाकर के कोशिका के स्थान में वापस रक्त में ले जाती है लसिका है ना। तो लस्सी पीनी चाहिए। कौन सी कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहते हैं? तो नाभिक को बोलते हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? नाभिक है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? प्रोटीन कारखाना राइबोसोम को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम, क्योंकि पशु कोशिका में ही कोशिका की मृत्यु होती है, है ना। आत्मघाती थैली उसमें पाई जाती है पशुओं में। हाँ, पादपों में तो पादपों में नहीं जाएगी, क्योंकि पादपों में जरूरत ही नहीं होती, वो पड़ी रहती कोशिका, क्योंकि पादपों में कोई कैंसर तो होता नहीं है। जंतुओं में कोशिका को मारने की आवश्यकता होती है, इसलिए लाइसोसोम बनता है। निम्न में से शरीर में लगी चोट को मरम्मत करने के लिए कौन से विभाजन की जरूरत पड़ती है? समसूत्रण, है ना। अर्धसूत्रण से तो युग्मक कोशिकाएं बनती है, नहीं जो प्रजनन में काम में आती है, आधे आधे गुणसूत्र हो जाते हैं। और सेम टू सेम गुणसूत्र वाली समसूत्रण होती है, उससे कोशिका वैसी की वैसी बनती है पहले जैसी। तो मरम्मत जो होती है इसी से होती है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन को बोलते हैं, न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका हुई न्यूरॉन, 1 मीटर के आसपास लंबी होती है। निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल हो जाएगा। जल होता है, सबसे ज्यादा जल होता है उसके अंदर, जल। उसके बाद में देखो आप अगला, कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता? तो वायरस विषाणु पे लागू। विषाणु पे, वायरस पे नहीं लागू होता। विषाणु के अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी बोलते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। माइक का स्वीकृति। और शैवाल का फाइकोलॉजी हो गया। और बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी हो गया। निम्न से सुमेलित करो। तो लाइसोसोम तो आत्मतः की थैली, डीएनए गुणसूत्र, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। तो ए में सी, एक में सी, तो एक में सी यानी ये तो नहीं है, ये हो सकता है इनमें से। बी में 2, ये वाला है, ये बी में 2 और सी में ए। एक में सी का है, एक में सी एरा, बी में बीच का, और तीसरे में 2 गलत दे रखा है किसने? बी में 2 ही तो, डीएनए में तो यही तो है। 2 में बी है और तीसरे में माइटोकॉन्ड्रिया में ए है, यानी 3 में ए। 2 नंबर आपका उत्तर हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने ही क्वेश्चन है आईसीटी में। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? करता है केंद्रक करता है। तो ये हो गए कितने? 45 क्वेश्चन। अब देखो छुपाने की तो कोई बात है नहीं, बच्चों को साफ साफ बता देते हैं। इसमें 49 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, 1 तो गलत है, 3 कंफ्यूजिंग है। तो हमने उनको हटाए नहीं है, उनको इकट्ठा करके अलग से डाल देंगे, अलग से याद करवा देंगे, लेकिन याद नहीं होंगे। तो एक साथ 25 क्वेश्चनों का बना देंगे वो पेपर। तो उसमें बच्चों को एक ही फीलिंग आएगी, ये 25 क्वेश्चनों वाला पेपर में कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सबको मिक्स करने से कोई मतलब भी नहीं, कोशिकाओं डायरेक्ट रिलेटेड थे भी नहीं। तो किताब में 49 क्वेश्चन थे इसके, हमने डाले 45। एक गलत है और 3 जो है वो कचरा है। तो उसको कचरे को हम रखेंगे नहीं, सब आपको समझा देंगे अलग से पेपर में डाल के।